पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त परवीन अत्रे जो मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा डीजीआई पीआर डिपार्टमेंट के साथ अटैच हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अत्रे जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धरनी जी। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अत्रे जी, जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल लगभग 25-30 साल से राजनीति चल रही थी, अब कहीं ना कहीं मुकाम मिलता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मुकाम मिल गया है। देखिए, दोनों सदनों से बिल पारित हो गया है, बहुमत से पारित हुआ, राज्यसभा से तो 100% मतों से बिल पारित हुआ। तो जो लंबे समय से मांग थी, महिला शक्ति, मातृशक्ति को आरक्षण मिले, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस लंबी जो मांग जो लंबे समय से चल रही थी उसको पूरा किया। मातृशक्ति को एक ताकत जो दी गई, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मातृशक्ति जितना मजबूत होगी, स्वाभाविक है हमारी सनातन संस्कृति जिसके अंदर मातृशक्ति की एक अहमियत है, आप भी जानते हैं, आप भी सनातनी हैं, आप बेहतर जानते हैं कि मातृशक्ति की ताकत को हम नमन करते हैं। सुबह उठते हैं तो पूजा करते हैं माँ भगवती की। तो ऐसे में मातृशक्ति को इतना ताकत देना, सशक्तिकरण महिलाओं का, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं की लंबी समय से मांग चली आ रही थी, हालांकि लगभग 27 साल पहले इस विषय पे पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई थी, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो आज कांग्रेस के सहयोगी हैं वो विरोध में खड़े थे। लेकिन मोदी जी के बारे में तो बड़ा स्पष्ट है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी है तो मुमकिन है। जिस प्रकार से ये भी चर्चा उठ रही है कि जब किसी जमाने में कुछ लोग ऐसे थे, राजनीतिक दल ऐसे थे जो बिल को फाड़ दिया करते थे, उन लोगों ने भी इसमें समर्थन किया है। नहीं, बिल्कुल। जिस वक्त कांग्रेस सरकार लगातार बात करती रही आरक्षण की, लेकिन बदनीयती ये थी कि कांग्रेस ने केवल बात की, इसके ऊपर काम नहीं किया। और ऐसे राजनीतिक दल जिनके नेता उस वक्त जब बिल पार्लियामेंट में आया था तो उनके अगर आप बयान सुनेंगे तो आपको भी बड़ा दुख होगा। ऐसे राजनीतिक दलों के नेता, हालांकि मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने तो बाकायदा ये कहा था कि जो बिल लेके आए हैं इससे तो परकटी महिलाएं पार्लियामेंट में आ जाएंगी, मतलब महिलाओं के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग उस वक्त किया। लेकिन हैरानी ये है कि वही राजनीतिक दल आज कांग्रेस के सहयोगी हैं, इंडी गठबंधन के अंदर वही राजनीतिक दल हैं। जब बिल पेश हुआ उस वक्त का जो घटनाक्रम था, हालांकि मीडिया के अंदर वो सब चीज़ें पहले से हैं कि कुछ लोगों ने बिल की प्रति ली और किस तरह का व्यवहार पार्लियामेंट में किया। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बिल लेके आई और उस बिल का जो समर्थन पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में मिला, उसके लिए हमारा जो नेतृत्व है बधाई का पात्र है। अगर महिला आरक्षण की बात की जाए तो ये कब तक लागू होने की नीति रहेगी? देखिए, ऐसा है कि कुछ संवैधानिक जो नियम हैं उन नियमों की पालना करना जरूरी है, क्योंकि 2002 में, शायद मेरे ख्याल 2002 में अगर गलती नहीं कर रहा हूं, तो एक आर्टिकल 82 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो उसके अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी कि रिजर्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी डीलिमिटेशन, और डीलिमिटेशन जो है वो 2026 में होगा, इस तरह का प्रावधान कर दिया गया था। तो स्वाभाविक है, बिल पास हो गया है, अब वो जो लागू होगा वो डीलिमिटेशन के बाद लागू होगा, क्योंकि ये नियमों के अंदर है, नियम नहीं बदले जा सकते। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो संविधान अनुसार काम करती है। मोदी जी ने कभी भी संविधान को इग्नोर करके कोई काम नहीं किया, और संविधान में अगर कोई नियमों का प्रावधान है तो आपको उसकी पालना करनी पड़ेगी। हरियाणा के चुनाव अगले साल हैं 2024 के अंदर, और लोकसभा के भी चुनाव हैं। महिला आरक्षण बिल का लाभ मिलता नजर आ रहा है? देखिए, हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने तो महिला सशक्तिकरण पे जो काम किए हैं वो रिमार्केबल है। अगर आपको याद होगा, हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी, और हरियाणा सरकार ने इसमें जब काम करना शुरू किया तो नतीजे के तौर पे जो लिंग अनुपात था जो हरियाणा के अंदर, जिसमें बहुत बड़ा अंतर था, उस अंतर को कम करने का काम हरियाणा सरकार ने किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, जो बहुत बड़ा काम है और जिस काम की सराहना जो है राष्ट्रीय स्तर पे कई बार हो चुकी है। इसके अलावा महिलाओं के प्रति, देखिए, महिलाओं को
निकायों के अंदर, पंचायतों के अंदर आरक्षण का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हुआ। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं। और जिस तरह से अब केंद्र के अंदर ये बिल पास होता है, स्वाभाविक है जो महिला शक्ति है वो माननीय मोदी जी का धन्यवाद करते हुए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के को और मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने महिलाओं के पक्ष में इतना बड़ा कदम उठाया है, जिसकी डिमांड, जिसकी मांग बहुत लंबे समय से हो रही थी और किसी भी राजनीतिक दल ने इससे पहले इसके ऊपर विचार नहीं किया। तो जब भारतीय जनता पार्टी हमारी मातृशक्ति को और मजबूत करने के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही है तो स्वाभाविक उसका लाभ तो होगा। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि मंत्री संदीप सिंह एक महिला कोच से छेड़छाड़ के अंदर इस वक्त, क्योंकि उनके खिलाफ कोर्ट में से जो पुलिस ने कार्रवाई की, आज की डेट में वो जमानत पर हैं, उस मामले में भाजपा ने आंखें मूंदी हुई हैं। नहीं, जब मामला ही कोर्ट में है, जब मामला कोर्ट के अंदर चला जाए तो स्वाभाविक है उसके ऊपर किसी तरह की टिप्पणी, किसी तरह की चर्चा करने का अधिकार नहीं रहता। और न्यायालय जो है उसके ऊपर अपना न्याय देता है। जब न्यायालय अपना न्याय देगा, दूध का दूध पानी का पानी करेगा, जो भी दोषी होगा स्वाभाविक है न्यायालय जो है उसके ऊपर दोषी व्यक्ति को सजा देगा। तो जब विषय न्यायालय के संज्ञान में है तो मुझे लगता है ना तो मुझे अधिकार है मैं किसी तरह की कोई टिप्पणी करूं और ना किसी और को कोई अधिकार है। न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है, कह रही है कि 1144 जो हत्याएं 1 साल में हो चुकी हैं, मतलब महिलाओं के उत्पीड़न के मामले भी इसी में शामिल हैं। देखिए, मैं हालांकि महिला सशक्तिकरण का जो बिल केंद्र में पास हुआ, जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया, मैं नहीं चाहता था किसी तरह की राजनीतिक टीका टिप्पणी में पड़ूं। लेकिन अब आपने सवाल पूछा है तो मुझे लगता है कि मुझे भगवंत मान और केजरीवाल को जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था की किस स्थिति में है उसको देखने का जरिया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर आंकड़ों पे आप नजर डालेंगे धरनी जी, तो आप पाएंगे कि इस हरियाणा में 2014 से पहले ओवरऑल क्राइम जो था उसकी अगर वृद्धि देखेंगे 2004 से 2014 तक 555% के लगभग ओवरऑल क्राइम के अंदर वृद्धि हुई थी। महिलाओं के प्रति अपराध में लगभग 174% की। लेकिन जैसे ही मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, कानून व्यवस्था पे काम करना शुरू करते हैं, महिला थाने खोले जाते हैं, साइबर थाने खोले जाते हैं, महिलाओं की भागीदारी पुलिस के बल के अंदर बढ़े, उसकी भर्तियां की जाती हैं, महिलाओं की संख्या, पुलिस बल में महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जाता है, पुलिस बल के जो है उसको बढ़ाया जाता है। और उसका नतीजा हमारे सामने आता है कि जो अपराध 2004 से 2014 के बीच में बढ़ रहा था उसके ऊपर लगाम लगनी शुरू हो जाती है। और स्थिति ये आ जाती है कि ओवरऑल क्राइम में जहां 555% की वृद्धि थी, अगर आप 9 साल के आंकड़े देखेंगे तो वो वृद्धि मात्र 37 के आसपास रह गई। ये तो बहुत स्पष्ट बात है कि आप सरकार से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जब विपक्ष कोई चीज पूछेगा तो हमें तो उसके जवाब लेने पड़ेंगे। डेफिनेटली मैं जवाब इसीलिए दे रहा हूं, इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी को बताना चाह रहा हूं कि कम से कम आप पंजाब से तुलना कर लीजिए। एक तरफ पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे कोई भी व्यक्ति किसी को भी मार के चला जाता है। देखिए, सिद्धू मूसेवाला का वाकया हम लोगों के सामने है कि एक ऐसी फिगर जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को वापस ले लिया जाता है, नतीजा ये होता है कि उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। एक बहुत बड़ा हॉकी का खिलाड़ी है, कबड्डी का खिलाड़ी है, उसकी हत्या हो जाती है। और जो मैं अखबार पढ़ता हूँ, अखबारों के अंदर जो मैं खबरें देखता हूँ, मुझे तो हैरानी होती है कि आम आदमी पार्टी वाले किस मुंह से कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कनाडा के अंदर जो कुछ हो रहा है, भारत सरकार ने उस पर गंभीरता दिखाई है। उसमें जो भारत से वीजा मतलब जो लोगों के कैंसिल किए जा रहे हैं जो कनाडा से संबंधित है। देखिए, ऐसा है, ये मोदी जी का नया भारत है। ये वो भारत है जो देश में अगर कोई बाहरी ताकत देश के अंदर कोई दखल अंदाजी करती है तो घर में घुस के मारता है। ये सब हमने देखा है। ये वो भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, वो हमने देखा है। जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के एक अनर्गल बयान, मैं अनर्गल इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके पास सबूत नहीं होते तो आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी स्थानीय वहां की राजनीति से के दबाव में किस तरह की बात कही है जो कतई ठीक नहीं है। तो भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो को बड़ा स्पष्ट मैसेज दिया है कि नया भारत है, अगर आप भारत के खिलाफ बोलोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और जो आपने वीजा की बात की है, वीजा रद्द नहीं, वो सरकार ने कैनेडियन सिटीजन को वीजा देना से मना कर दिया। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे युवा जो हरियाणा पंजाब के तो बहुत संख्या में है, मतलब लगभग उनकी जो अनुमानित संख्या 10 लाख से ऊपर मानी जा रही, जो वहाँ पर इस वक्त
रोजगार की तलाश में, शिक्षा के माध्यम से या किसी तरह से गए हुए हैं, वहाँ पर हैं, कहीं उनकी सुरक्षा को खतरा तो नहीं हो सकता? देखिए, ऐसा है कि ये कनाडा की सरकार का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो व्यक्ति कनाडा में है उसकी सुरक्षा वहाँ की सरकार करे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस मामले में बहुत संजीदा है। लेकिन जो बात आपने की, देखिए मैंने पहले बताया, सिटीजन जो कनाडा के सिटीजन है उनको वीजा ना दिया जाए, इस तरह का निर्णय भारत सरकार की तरफ से लिया जाता है। लेकिन जो बच्चे वहाँ स्टडी वीजा के ऊपर गए हैं वो वहाँ के सिटीजन नहीं है। जो बच्चे वहाँ पे पीआर के ऊपर हैं वो भी वहाँ के सिटीजन नहीं है। हमें इन चीज़ों का अंतर पहले तो समझना पड़ेगा। दूसरा, अपने नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराना हर सरकार का कर्तव्य होता है, और ये कनाडा की सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है कि वो अपने वहाँ लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएं। अगर इसके अलावा चर्चा की जाए, क्योंकि नया संसद भवन बना है जहाँ से गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं, उसका श्रेय निसंदेह विपक्ष माने ना माने लेकिन तारीफ करनी पड़ती है कि मोदी सरकार ने संक्षिप्त समय में ऐसा बना दिया। देखिए, जब नए संसद भवन की बात को तो जब हम करते हैं, आपको याद होगा कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन था तो कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीतिक के वशीभूत होकर उसका बाइकआउट किया था। लेकिन जब नए संसद भवन के अंदर पहला सेशन लगता है और जब ये राजनीतिक दल के नेता संसद भवन में जाते हैं तो उसकी भव्यता को देख के वो भी दंग थे कि किस तरह से एक सीमित समय के अंदर हमारे देश की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, देश के गौरव को बढ़ाने वाला एक ऐसा भवन बनाया जहां बैठ के हमारे माननीय सांसद हमारे देश के नागरिकों के लिए कानून बनाएंगे, हमारे देश के नागरिकों के हित की बात करेंगे। हालांकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 75 साल से किसी ने इस विषय में नहीं सोचा। लगातार इस बात की चर्चा होती रही, एक्सपर्ट्स के सुझाव आते रहे कि पुराना संसद भवन जो है वो अभी हालात में नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा लंबा समय यूज़ किया जा सके, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी हो चुकी है। वहाँ पे स्थान का भी अभाव है, नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के बढ़ने पे स्थान की समस्या होने वाली है। लेकिन किसी ने इस तरफ एक कदम नहीं बढ़ाया। देश के प्रधानमंत्री ने उस संसद भवन, जो हालांकि गुलामी का प्रतीक था क्योंकि वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, हम भारत की सरकार ने, भारत के लोगों ने अपना संसद भवन बनाया, बड़ा महत्वपूर्ण ये है। और इसकी प्रशंसा देश में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी प्रशंसा हो रही है। अगर इसके अलावा चर्चा की जाए, जिस प्रकार से क्योंकि हरियाणा में राजनीति काफ़ी बदल रही है, देश की जब से कांग्रेस और अन्य संगठन इकट्ठे हुए, इनेलो जो है वो इंडिया INDIA का हिस्सा बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चाएं गर्म हैं कि 25 तारीख को जो ताऊ देवीलाल की जयंती के अवसर पर रैली होगी तो उसमें कांग्रेसी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पर टिप्पणी व्यक्त की है। देखिए, पहली बात तो मैं ये आपको भी थोड़ा स्पष्ट कर दूं, जो आपने शब्द प्रयोग किया है इंडिया, नहीं, वो एक्चुअली इंडी अलायंस, जो लास्ट वाला ए है वो अलायंस के लिए है, तो हमें उसको कहना चाहिए इंडी अलायंस। हालांकि हम उससे आगे बढ़ के कहते हैं घमंडिया अलायंस, क्योंकि वो ऐसे लोग, जो लोग जब सत्ता में रहे तब तो ना उनको देश की चिंता हुई, ना प्रदेश की चिंता हुई, ना देश के लोगों की चिंता हुई, ना प्रदेश के लोगों की चिंता हुई। लेकिन अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए सब लोग जिस तरह से इकट्ठा हुए हैं वो पूरा देश देख रहा है। और उन लोगों ने जब वो सत्ता में थे उस वक्त जो काम किए, चाहे कांग्रेस की जब सरकार देश में थी, लगातार भ्रष्टाचार के जो मामले हुए, भ्रष्टाचारियों की सरकार मानी जाती रही, वो सब देश की जनता ने देखा है। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है पिछले 9 साल से, क्या एक भी भ्रष्टाचार का मामला कोई कह सकता है? हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी 9 साल से मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति 1 रुपए के एम्बेजलमेंट, भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है? आज ईमानदारी से काम करने वाली सरकार है, चाहे देश की बात करें, प्रदेश की बात करें। लेकिन जो गठबंधन का जिक्र आपने इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किया, हालांकि मैं देख रहा था मीडिया के अंदर बहुत बड़ी चर्चा थी इस विषय की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी हाईकमान को ये बोल दिया कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल के को इस अलायंस के अंदर शामिल किया जाएगा तो हुड्डा साहब अपना अलग से रास्ता अख्तियार करेंगे। ऐसी चर्चाएं मैंने मीडिया में बहुत देखी भी और पढ़ी भी और सुनी भी। स्वाभाविक है, आपको याद होगा जब 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक रैली की थी रोहतक में, और अब मंच से उन्होंने ये कहा था ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। तो उस वक्त भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, मुझे लगता है कि मानसिक रूप से लगभग तैयार थे अपनी अलग राह पकड़ने के लिए। और अब भी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस से कोई लेना देना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रयास है अपने बेटे को राजनीति में एस्टेब्लिश करना, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति करते रहते हैं, उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता नहीं है।
अब बेटे की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अगर उनको लगता है कि किसी दूसरी राजनीतिक दल की वजह से कोई दिक्कत आ सकती है, तो स्वाभाविक है, हुड्डा साहब की प्राथमिकता अपना बेटा है ना कि प्रदेश, तो वो अपने बेटे के हित में कोई ना कोई कदम अवश्य उठा लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद। तो ये हैं प्रवीण अत्रे, जो कि मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा DGI/PR डिपार्टमेंट के साथ। राजनीतिक कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में ये पास हो चुका है, प्रसन्नता व्यक्त की है प्रवीण अत्रे ने, और ये कहा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी है तो सब मुमकिन है। इसके अलावा हरियाणा की राजनीति पर भी इन्होंने कई तल्ख टिप्पणियां की हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।